खुशामदीद है आपका इमरानियात की दर्स में। हमारा मौजू है हिंदुस्तान की समाजियात। हम जिस उन्वान पे बात कर रहे हैं वो समाजी ढांचा और तर्ज अमल है। हम जिस नुक्ते की बात कर रहे हैं इस दर्स में वो जात यानी कास्ट है। कास्ट में हमने पिछले दर्स में कास्ट यानी जात के पहले हिस्से का जिक्र किया था। अब हम जात के निजाम के अंदर तब्दीली और तसलसल क्या था, क्योंकि पिछली क्लास में हमने देखा कि किस तरह से जात का वजूद में आना, किस तरह से जात के किस्में तकसीम हुए, किस तरह से जात एक काम करने का रिवाज था, लेकिन धीरे धीरे काम करने के रिवाज के साथ इसमें कुछ चीजें शामिल हुई और धीरे धीरे ये इंसान के लिए नुकसानदा बन गया, क्योंकि एक काम तकसीम करके जब उसमें कोई नाम रखा गया और उसी नाम से पुकारा गया और वक्तन फवक्तन वो एक बहुत ही एक माजूए पेश रहा और यही सिलसिला जारी रहा। और उसके बाद फिर किस तरह से कौन से मामलात पेश आए, चाहे वो आम लोग हो, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो मईशत हो, उसमें जात पात का सिलसिला का रवैया क्या रहा। आज के मौजू में जात के निजाम के अंदर तब्दीली क्या आई और तसलसल क्या थी। अरीफ के मुताबिक जो आमतौर पर कहने वाले लोग हैं, जात पात के निजाम को इस्तेकाम की एक सख्त और बंद निजाम के तौर पर देखा जाता है। अंग्रेजी अल्फाजों में जात को रिजिड कहा जाता है क्योंकि ये एक सख्त और बंद निजाम है। बंद इसलिए है क्योंकि अगर आप एक जात में पैदा हुए तो उस जात से दूसरी जात में आप नहीं जा सकते। अंग्रेजी में दो अल्फाज हैं जिसे एक अल्फाज को एस्क्राइब्ड स्टेटस कहते हैं और दूसरे अल्फाज को अचीव्ड स्टेटस कहते हैं। एस्क्राइब्ड माने जहां पे आपने जन्म लिया और आप कुदरत की तरफ से उसी बस्ती तो आप तब्दील कर सकते हो, लेकिन उसी नस्ल और उसी जात के रहने वाले हो। अगर आप कहीं दूर भी जाते हो रहने, लेकिन उसी जात से आप मुंसलिक हो, इसको हम एस्क्राइब्ड स्टेटस कहते हैं और इसीलिए जात को एक एस्क्राइब्ड स्टेटस कहा जाता है। लेकिन और एक चीज होती है जिसे अचीव्ड स्टेटस कहते हैं। कोई इंसान किसी गरीब घराने का बंदा है, वो पढ़ लिख के कोई इम्तिहान पास कर लेता है या मईशत में बाजी पा लेता है तो वो अपना नाम उरूज कर देता है, लेकिन उरूज होने के साथ उसकी जिसे हम क्लास कहते हैं वो अलग हो जाती है। लेकिन जात एक मुख्तलिफ चीज है जो क्लास से मुख्तलिफ है और बहुत ही बंद है और सख्त है। यानी एक जात से दूसरी जात तक कोई हरकत या नक्लो हरकत नहीं है। अगर हम चाहें एक जात से दूसरी जात तक जाए वो मुमकिन नहीं है। समाजी नक्लो हरकत अमल है जिसके जरिए अफराद या गिरवा हरकत करते हैं, लेकिन इस बार कोई और चीज आती है जो निजाम जात को तब्दील कर देती है, क्योंकि जात पात के निजाम एक मुतहरिक हकीकत है जिसके लिहाज से लचक है। एक अहम बात हो जाती है जिसे संस्कृताइजेशन का तस्वुर किया जाता है, जो बुनियादी तौर पर समाजी नक्लो हरकत का अमल है। जात के मुतहरिक नवियत को बयान करने के लिए अहम एक फलसफेदान थे जिन्हें एन श्रीनिवासन कहते थे। श्रीनिवासन ने तैयार किया था निजाम एक क्रूग्स जो एक रहने वाले लोग थे जिन्हें क्रूग्स कहते थे, एक कबाइल लोग थे जिन्हें क्रूग्स कहते थे। क्रूग्स में मजहब और मास्टर के बारे में इनकी शानदार मुताला है। जो एम.एन. श्रीनिवासन है उन्होंने एक बहुत ही मुतबरिक और बहुत ही जबरदस्त शानदार एक मुताला किया है इन क्रूग्स की बस्ती को पढ़कर, क्योंकि वहां पे ज्यादा बात
معاشرے کی ہوتی ہے جو سماج ہے وہاں پہ، اور دوسری بات مذہب کی ہوتی ہے۔ ایم این سری نواسن نے مقامی نچلی ذاتوں کے ذریعے برہمنوں یا دیگر مذہبوں ذاتوں کے ثقافتی تقلید کے لحاظ سے ذات کی نقل و حرکت کی وضاحت کی۔ ایم این سری نواسن نے ایک بات واضح کی، کہا کہ جو لوگوں کی نقل و حمل ہے، ذات پات کی نقل و حمل ہے، وہ ایک وقت تک ایک محدود تھی۔ محدود اس لیے تھی کیونکہ ایک انسان دوسرے انسان کی ذات میں شامل نہیں ہوتا تھا۔ آج بھی ویسا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کی نسل میں شامل نہیں ہوتا ہے، لیکن اس نے کہا کہ جو بھی چیزیں، جو بھی باتیں ہیں، جو بھی معیشت کا سلسلہ ہے، جو اوپر والے طبقے کے لوگ تھے، اوپر والے ذات پات کے لوگ تھے، جو وہ کرتے ہیں، نچلے والے ذات پات کے لوگوں نے اس چیز کو سیکھا اور وہی چیز کرنے لگے، جسے ہم انگریزی میں کاپی کہتے ہیں۔ جو جیسے مثال کے طور پر کوئی فیشن نکلتا ہے کسی علاقے میں یا کسی انڈسٹری میں، یا بالی ووڈ انڈسٹری ہو یا ہالی ووڈ انڈسٹری ہو یا مغربی تہذیب سے ہو، جب وہ تہذیب چلتی ہے اور اس تہذیب میں ایک چیز رہتی ہے، کوئی بھی فیشن ہو، دھیرے دھیرے عام طور پر لوگ جو ہے اس کو کاپی کرتے ہیں اور اس کو چلاتے ہیں۔ یہی بات سری نواسن نے کہا۔ سری نواسن نے کہا کہ ایک وقت آیا، پہلے زمانے میں یہ ایک مخصوص تھا اور محدود تھا، اور وقت چلتا گیا۔ وقت کے چلنے کے سلسلے کے بعد لوگوں نے اس چیز کے نقل و حمل کو آپس میں اپنے آپ میں وہ چیز لائی۔ تو اسی بات پہ یہ سنسکرتائزیشن کا ذکر کرتا ہے۔ اس نے تعریف کی، کیا کہا؟ سنسکرتائزیشن بطور ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے ایک نچلے ہندو ذات یا قبائلی یا دیگر گروپ اپنے رسم و رواج، رسم نظریہ کی سمت میں تبدیل کرتا ہے، طرز زندگی کو ہے۔ سری نواسن نے کہا یہ ایک ایسا سلسلہ ہے، یہ ایک ایسا معاملہ ہے، یہ معاملہ ایک ایسا ہے کہ اس میں ایک انسان جو ہے، جو ایک طبقے کے لوگ ہیں، ایک گروہ کے لوگ ہیں، وہ کام کرتے ہیں اپنے آپ کے رسوم، اپنے آپ کے ہونے والے رواجوں کو تبدیل کر لیتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ ان کی تہذیب جو ہے، ان کا تمدن جو ہے، ان کی تقریبات ہیں، ان کو نیچے سے دیکھا جاتا ہے، ان کو بڑا نیچ دیکھا جاتا ہے۔ تو سری نواسن نے یہی بات کہی کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اس بات پہ غور کیا، اور انہوں نے غور کر کے کہا کہ چلو ہم اپنے آپ میں ایک تبدیلی لاتے ہیں، تبدیلی رسموں میں، تبدیلی نظام میں، تبدیلی نظریے میں، تبدیلی زندگی کے مقاموں میں۔ تو وہ چیزیں ہوئی۔ اعلیٰ کثرت سے دوبارہ پیدا ہونے والی ذات، اور کن لوگوں سے انہوں نے سیکھا کہ وہ چیزیں کریں؟ اس وقت یہ نہیں تھا کہ ایک فیشن انڈسٹری میں ہالی ووڈ ہے یا بالی ووڈ ہے، ان کو دیکھ کے وہ ساری چیزیں اپنے آپ میں راغب کرے، لیکن اس وقت یہ چیز نہیں تھی۔ اس ٹائم اس وقت جو تھے، جو سب سے اوپر مانے جاتے تھے ذات پات کے، انہیں دوبارہ جنم دینے والے لوگ کہتے تھے۔ تو انہوں نے انہی کو نقل کیا، جو دوبارہ جنم ہونے والے لوگوں کو انہی کو نقل کیا، اور انہی کو نقل کرتے انہوں نے وہ چیزیں اپنے آپ میں لائی۔ عام طور پر اس طرح کی تبدیلیوں کے بعد ذات پات کے درجے کی بندی میں روایتی طور پر تسلیم شدہ کے مقابلے میں اعلیٰ مقام کا دعویٰ مقامی برادری کی طرف سے تعویض ذات کو کیا گیا۔ ولیم روز کا مطالعہ معاشیاتی جو مشرقی اتر پردیش ہے کہ سینا پور کے گاؤں میں نونیا ایک ماڈل کے کامیاب کو نظر کرتا ہے۔ ہمارے پاس ایک فلسفہ دان ہے جسے ولیم روز کہتے ہیں۔ اس نے جو اتر پردیش کے شمالی اتر پردیش کے ایک علاقے میں کام کیا تھا، ایک فیلڈ ورک تھا، ایک ریسرچ تھی، اور
उस गांव की रिसर्च की थी और नोनिया एक मॉडल बनाया था। हासिल करने के बाद जो उन्होंने उस गांव के मॉडल की कामयाबी को जाहिर करता है और हासिल करने के बाद संस्कृताइजेशन के जरिए ऊपर की तरफ नकलो हरकत की हुसूल में सतही जात इक्तिसादी खुशहाली का बयान है। उन्होंने बताया कि मैंने इस्सेनिया गांव में एक चीज देखी कि लोग संस्कृताइजेशन से असरअंदाज हो रहे हैं। असरअंदाज ये हो रहे हैं कि उन्होंने वो सारी चीजें नकल की हैं जो एक तबका का गर्वे का लोग उस चीज को अपने आप में रखते थे, क्योंकि बात उन लोगों की हो रहे थे जो दोबारा पैदा हुए थे, जिन्हें ऊपर के क्लास कहते थे और जिन्हें अपर क्लास कहते थे। दोबारा पैदा होने वाली जातों का रिवाज, जैसा कि नाम निहाद निचले कहने वालों के जरिए सबसे खुराक जात पात के दर्जे बंदी में ऊपर की तरफ चढ़ने की ख्वाहिशमंद निचले जातों को दुश्मनी का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये जरूरी है। ये जरूरी इसलिए है, जब भी कोई छोटा इंसान एक तरक्की की राह की तरफ गामजन होने की कोशिश करता है, उसमें बहुत सारी दुश्वारियां आती है, और दुश्वारियां उन लोगों की तरफ से भी हैं जो उस मकाम पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि उन्हें एक डर रहता है कि अगर हमारा मकाम जो है, हमने कोई मकाम हासिल किया है, कहीं ये मकाम हमसे छीन न जाए, कहीं ये दूसरा बंदा इस मकाम को पाके हमें अलहाइदा ना करे और हमें इस जगह को खोना ना पड़े। अक्सर वो चीजें और वो बातें दुश्वारियां लाती है। संस्कृताइजेशन के साथ साथ मगरिब के अमल ने भी समाजी बुनियाद बना दिया। खाली संस्कृताइजेशन ही नहीं, लेकिन मगरबी दुनिया की जो कारनामे थे, रवैये थे, उन्होंने भी बहुत सारी तब्दीलियां नुमाया कर दी। नकलो हरकत मुमकिन है। मगरिबियत से मुराद तमाम सकाफती तब्दीलियां और इदारा जाती हैं। हिंदुस्तान में इख्तिलात जब किए मगरबी ममालिक के साथ सियासी और सकाफती माहदे में आया, अक़वाम खास तौर पर बरतानवी, इसमें साइंसी टेक्नोलॉजी का क़याम भी शामिल है, और तालीमी इदारे, कौम परस्ती का उरूज, नया सियासी कल्चर और मुल्क में क़यादत, बहुत से आला ज़ातों ने रिवायती रस्म रोज को तर्क कर दिया, मगरिब वालों के तर्ज जिंदगी को अपनाया। अब बात हो रही है बहुत सारे उन ज़ातों की जिन्होंने मगरिब के साथ अपना नक्लो हमल की हरकत को पेशरफ्त किया और अपने आप को मगरिब के साथ वापस्तगी रखी, क्योंकि मगरिब में साइंस और टेक्नोलॉजी का गलबा बहुत आगे था। और आगे होने के बाद यही चीज थी कि अगर मगरिब तरक्की कर रहा है, मगरिब उरूज पे है, तो हम क्यों पीछे रह रहे हैं। तो इस बात पे ये लोग संजीदा थे, लेकिन जो लोग इस पे काबिज थे, जो समाजी मामलात थे, जो समाज में जो मामलात थे और जो समाज के मसले थे, जो इस चीज पे नजर थे कि हमारी जो जात पात का जो रवैया है वो यकसा रहना चाहिए, जो आता जाता आ रहा है उसमें कोई नुमाया तब्दीली ना आए, वो लोग इससे ज्यादातर परेशान थे। लेकिन बहुत सारे जातों के लोगों ने एक काम किया और उन्होंने मगरिबी दुनिया में साइंस की तरक्की को देखकर उन्होंने ये चीज कहा कि नहीं, अगर हम कोई तरक्की कर रहे हैं, तरक्की करने के बाद हमें ये चीज जरूरी है कि अगर वो तरक्की कर रहे हैं, हम पीछे क्यों रह रहे हैं।
तो उनमें एक जागरूकता आई और उन्होंने सवाल करना शुरू किया। और जो ही वो सवाल शुरू हुए तो उन्होंने बहुत सारे सवालों के जवाब पाए, और बहुत सारे सवालों के जवाबात के बाद उन्हें ये चीज पता चली कि नहीं, हमें भी एक मेहनत करनी चाहिए, हमें भी इस मकाम की तरफ अपने आप को रुजू करना चाहिए, और जो भी समाज में मामलात हैं, मसलात हैं, उन्हें उसी तरफ छोड़े। और यही वजह है कि आज के दौर में हम हिंदुस्तान में जात पात का रवैया बहुत कम देखते हैं। हालांकि बहुत सारी जगहों पे ये मामला पेश आता है कि जात पात के मामले हुए, लेकिन बहुत सारे इलाकों में इस चीज का गलबा कम हुआ है। और आगे हम देखते हैं किस तरह से समाज और रियासत ने किस तरह से कौन सी नुमाया तब्दीली लाई, और जिसकी वजह से जात पात का रवैया कम हुआ। सनतकारी और शहरीकारी का अमल, लोगों की नक्ल मकानियत, लोग दही इलाकों से शहरों तक गए, ने जात पात के ढांचे को काफी हद तक मुतासर किया। सनती तरक्कियां लोगों को माश के नए जरिए फराहम किए, और पेशेवाराना नक्लो हरकत, सनती तरक्कियां लोगों को माश के नए जरिए फराहम किए, और पेशेवाराना नक्लो हरकत की मुमकिन नई नक्लो हरकत की सहूलियत के साथ अक्सर मौसूलात था। तमाम जातों के लोग एक साथ सफर करते थे, और मुरवजा की पैरवी करने का कोई तरीका नहीं था। जातों के दरमियान रस्म की पाकीज़गी और आलूदगी का नजरिया खाने के तकसीम के खिलाफ ममनुआत, जब मुख्तलिफ जातों के सन्नती कारकुन रहते हैं और काम करने लगे तो कमजोर होना शुरू हुए। अब बात हो रही है नकल मकानी की, हिजरत की, और जो धीरे धीरे जब सनती इनकलाब आया, यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने, सनती इनकलाब ने एक चीज नुमाया बर्पा कर दी कि लोगों ने कोशिश की कि हम शहर की तरफ जाए, और शहर की जानिब वो ये चीज सोचते थे कि एक तो रोजगार मिलेगा, दूसरा बच्चों की पढ़ाई होगी, तीसरा सेहत का ख्याल रखेगा। तो बहुत सारे फायदों की बात हुई थी जब लोग सोचने लगे शहर की तरफ जाने के लिए। लेकिन शहर के जाने के बाद बहुत सारी तब्दीलियां नुमाया हुई, क्योंकि लोग एक साथ खाना खाने लगे, लोगों के साथ मजहब का रवैया बहुत ही किनारा कश हो गया, क्योंकि अब तो ज्यादा बातें नहीं हो रही थी कि मजहब गलबा बना चुका हो। तो धीरे धीरे लोगों की नक्ल हरकत में नुमाया तब्दीली आई, और जब नुमाया तब्दीली आई तो तब ही लोगों ने एक चीज का अमल में लाया कि चलो, अगर हम किसी जगह बैठते हैं, कोई मकान बनाते हैं, इस मकान को बनाने के बाद ऐसा कोई मामला नहीं है अगर मेरे सामने कोई निचली जात यानी अछूत रहता है, तो इस चीज को तरक कर दिया गया। और धीरे धीरे लोगों ने एक साथ सफर पे जाना शुरू किया, काम पे जाना शुरू किया, और काम पे जाने की वजह से बहुत सारे मामले हल हुए। क्योंकि सनतकारी ने ही एक अहम रिवाज कायम किया था, और सनतकारी ने रोजगार ही नहीं बल्कि उन चीजों को नुमाया तब्दील किया जो समाज में एक नौसर बन के बने थे, और नौसर बन के बहुत सारी रुकावटें बनी थी। इंसान की मईशत को एक रुकावट बनती थी। समाज में बहुत सारे मामले जो थे, जो जिन्हें हम सोशल इवल्स थे, उनका पहलू बन गया था। समाज में जो अनटचेबिलिटी के मामला बहुत बढ़ गए थे, लेकिन इसकी वजह से वो बहुत काम हो गए। शहरों की शहरकारी और तरक्की ने जात पात के निजाम के काम को भी बदल डाला। जब धीरे धीरे पैसे आ गए, एक छोटे छोटी जात का काम करने वाला जब शहर में गया तो शहर में उसने कमाई की,
اور شہر میں کمائی کرنے کے بعد اس نے اپنی ضروریاتیں پوری کی اور وہ شہری زندگی کے ساتھ مقابلہ کرنے لگا. تو دھیرے دھیرے جب وہ کامیاب ہوتا رہا تو جب وہ اپنے گاؤں کی طرف رہا, گاؤں کی طرف ہوا, تو گاؤں میں اس نے دیکھا کہ جو ابھی بھی ایسا معاملہ تھا کہ جو اوپر کاسٹ کے لوگ تھے اسے نیچے کاسٹ سے دیکھتے تھے. لیکن دھیرے دھیرے لوگوں نے سمجھا کہ نہیں, ہم بھی کام کرنے جائیں, ہم بھی کمائیں, اور کمانے کے بعد ہمارا کمانے کے بعد ہمارا جو مقام ہے وہ کہیں پہ پہنچے گا, اور کہیں پہ پہنچنے کے بعد ہمیں کوئی سکون ملتا ہے. سیکولر جو ازماور شہری کی تبدیلیاں آئی, تبدیلی ذات کے کام تقریباً ناممکن بنا دیتی ہیں, کیونکہ ایک سیکولر وقفے کا معاملہ پیش آیا اور ایک سماج سیکولر کی دوڑ میں مروجہ ہو گیا. کیونکہ مذہب کے عقیدے سمجھنے کے لیے وہ اس نے چیلنج کیا, کیونکہ وہاں اس کو وہاں پہ اسے ایسا سننے کے لیے اور ایسا دیکھنے کے لیے نہیں ملا, کیونکہ اس نے شہر میں تبدیلی دیکھی. کمزور نمایاں طور پر برہمنوں کی بدتری رہی ہے. چیلنج کیا گیا, جیسے کبھی مذہبی عقائد سمجھا جاتا تھا, اور مذہبی عقائد جو بھی بہت سارے تھے انہیں بہت ہی معزز اور مؤخر مانا جاتا تھا, لیکن انہیں چیلنج کیا گیا. اس سے بھی زیادہ جیسا کہ یہ ماضی میں تھا, اور جو ماضی میں یہ مذہب کا عقیدہ تھا, اس سے بھی زیادہ لوگ سوال پوچھنے لگے. جیسا کہ یہ ماضی میں تھا, ملک میں آزادی نے ذات پات کے نظام کو کافی متاثر کیا. اگر ہم بات کریں ہمارے ملک کی, تو آزادی نے ذات پات کو بہت کم کیا, اور ایک عام انسان کی زندگی اور آزادی کی وجہ سے جو اس نے معاملات اور جو اس نے متاثر کیا زندگی کو, اس سے بھی بہت اثر ہوا. ذات پات کے نظام کو کافی متاثر کرنے کے بعد مختلف آزادی کے بعد سیاسی اور معاشی پالیسیوں اور اصطلاحات شروع ہوئے. جو ہی دھیرے دھیرے ذات پات کا نظام کم ہوتا گیا, تو دھیرے دھیرے ایک نمایاں کارکردگی ہوئی, اور اس نے معاشی پالیسیاں جو ایک انسان کے لیے تھی ان میں نمایاں تبدیلی لائی. جس ملک میں آزادی کے بعد کئی تبدیلیاں آئیں, سماجی مذہبی صلاحت اور تحریکیں, کچھ ریاستوں کا انضمام, جدید تعلیم کے پھیلاؤ, جدید پیشے کی ترقی, مقامی نقل و حرکت اور مارکیٹ اکانومی کا پھیلاؤ جدیدیت اور ترقی کے عمل کو تیز کیا. اس کے نتیجے میں تبدیلیاں ناورزات پات کے نظام میں سماجی نقل و حرکت کا عمل زور پکڑ گیا, کیونکہ جو سماجی نقل و حرکت تھی وہ ایک حصے کے ساتھ چل رہی تھی, اور اس حصے کے ساتھ چلنے کے بعد بہت ساری معاملے تھے, کیونکہ سماجی نقل و حرکت جو ہے اس میں تبدیلی لانی تھی. اور یہی وجہ تھی کہ صنعت کاری جب بڑھتی رہی تو لوگوں نے ہجرت شروع کرنا کیا, اور ہجرت کے بعد وہ سارے ایک ساتھ آئے. جو روزگار پکڑ گئے, پیشے وارانہ موقع تھے, جو رسمی طور پر غیر جانبدار تھے,
में दाखिला नए पेशे, जदीद तालीम के जरिए दी जाने वाली तकनीकें, महारतों पर मबनी थी। जो जब मुख्तलिफ ज़ातों को लोग जदीद में इकट्ठे होने हुए हमेशा, वरना तरक्कियात और करीबी ताउन था। ये एक साइगन ढांचा तैयार किया था। विरासत और मेंबरान किसी जात पात से शादी करने के लिए समाजी कवानीन में तब्दीलियां न होने के बायस मना किया गया है। ग्रुप से बाहर लेकिन इस वक्त स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ने आजादवाजी ताल्लुकात के पाबंदी को हटाया और बैनुल अक़वामी वजूद का ऐलान किया। जात पात का शादियों कानूनी तौर पर जायज हैं। देर से की अवामिल जैसे मगरबी असर, तफसीला, महफूज तालीम है। मुख्तलिफ किस्म के मर्दों और औरतों का अमल कर काम करना, एक ही फैक्ट्री या दफ्तर में जात पात के मामलात में इजाफा हुआ है। देर जो बैनुल ज़ाती पात के मामलात में इजाफा होने के बाद मोहब्बत की शादियां और दीगर से देर से शादियां और लव मैरिज और लिव इन रिलेशनशिप, इन चीज का मामला पेश आया। क्योंकि आजादी के बाद हुकूमत ने, जो सियासतदान थे, उन्होंने एक चीज का फैसला किया कि एक एक्ट बनाए जिसे हिंदू मैरिज एक्ट कहते हैं। इस कौम के लिए नज्म ज़ब्त बनाए और उस नज्म ज़ब्त के चलाने के बाद ही हम बता सके कि किस तरह से हम चीजों को मुख्तलिफ करें। क्योंकि इसके बाद जात पात में नुमाया तब्दीलियां आई। क्योंकि पहले जमाने में शादियां एंडोगैमस थी, एक ही गिरवे के साथ लोगों के साथ होती थी। लेकिन अब आज के दौर में जो शादियां हैं वो एक ही गिरवे के लोगों के साथ नहीं होती है। और ये मामला यहां तक ही नहीं चला, क्योंकि ये चीजें बहुत नुमाया थी। और नुमाया होने के बाद जो जात पात के साथ, एक तो शादी, दूसरा लिव इन रिलेशनशिप, तीसरा लव मैरिज, इन चीज का मामला धीरे धीरे पैदा होता गया। क्योंकि लोगों ने सफर किया और लोगों ने इस चीज से बाहर आए कि जो जात पात का सिलसिला है उसे दूर करें। रामकृष्ण मुखर्जी एक बहुत बड़े फलसफादान थे। उन्होंने कहा कि दोनों इक्तिसादी पहलू में तब्दीलियां पेशे वाराना महारत से हुई और समाजी पहलू आला जात को अपना रस्म रिवाज माना। आलूदगी फैलाने वाले पेशों को तर्क करना वगैरह, इस चीज के बारे में भी गौर किया। जात पात के निजाम में बहुत ज्यादा है, जात पात के निजाम को बदल दिया। उन्होंने कहा कि तब्दीली शहरी इलाकों में ज्यादा मखसूस है, जहां समाजी तामुल और जात पात के उसूलों में नुमाया की गई है। निचले तबकों में जातों के शहरियों और मजहबी माजूरों को खत्म कर दिया गया। उलमाए जो आलिम हैं इसके बारे में ये कहते हैं कि इस नजरिए को हमें दूर रखना चाहिए। इस नुक्ते नजरिए से कि जात पात के निजाम में बतदरीज तब्दीलियां रुनुमा हो रही है, लेकिन वो मजमूई तौर पर निजाम के मुंतशिर नहीं कर रहे। जो बुरे थे, उसने कहा कि राय की जात ने अपनी कुछ खुसूसियात को खत्म कर दिया है। इसने कहा कि अब जात नहीं रही सख्ती से किसी फर्द के पेशे का तायीन करता है,
لیکن اس کے اصولوں کو بیان کرنا جاری رکھتا ہے۔ ذات پات اندر شادی کے بارے میں کسی کو اب بھی کسی پر بہت زیادہ انحصار کرنا پڑتا ہے۔ کسی کی زندگی کے نازک ادوار میں مدد کے لیے ذات جیسے شادی، پیدائش اور موت، وہاں کا ماننا تھا کہ ان کا ماننا تھا کہ سماجی زندگی میں ذات پات کے نظام کی طاقت آج بھی اتنی ہی مضبوط ہے جتنی پہلے تھی۔ آندری بریتلے تھے جو ایک مشہور سماجیات کے ایک فلسفہ دان تھے، نے کہا اگرچہ ہونے والی تبدیلیوں کا حوالہ دیا ہے، ذات پات کا نظام ذاتوں کے درمیان سختی فیصلے کے لحاظ سے طرز زندگی، ہم آہنگی اور انڈوگیمی۔ علماء نے یہ بھی کہا کہ ذات پات کو کھو کر چکی ہے، پاکیزگی اور آلودگی کے روایتی منصب اور ایک شناختی گروپ بن گئے۔ ہم نے دیکھا کس طرح سے ذات پات کا سلسلہ چلا اور ذات پات کے سلسلے میں ایک نمایاں تبدیلی آئی۔ اب ہم اور ایک چیز کی رخ کرتے ہیں، وہ ذات اور سیاست، کاسٹ اینڈ پالیٹکس، جو ایک بہت ہی نمایاں بحث ہے۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ایک ذات کو دوسری ذات پر غلبہ کا رجحان بہت اہم تھا۔ ایک ذات جو تھی دوسری ذات پہ غلبہ بنا رہی تھی اور اس پہ رجحان بہت خطرناک تھا۔ ذات پات کے نظام کو برقرار رکھنے کا عنصر روایتی طور پر اقتصادی، سیاسی غلبہ رسم کے غلبہ کے ساتھ مواقع ہیں۔ سری نواس کے مطابق اس ذات کو غالب کہا جاتا ہے جب یہ گاؤں میں عددی طور پر سب سے مضبوط ہو، بہت زیادہ اثر رسوخ کا استعمال کرتا ہے، ایسے عوامل کر ایک مخصوص ذات کے گروے کو سیاسی مقام پر رکھتا ہے۔ ماہرین سماجیات نے ذات پات کے حوالے سے سیاسی تجزیہ کیا ہے اور اس کے سراغ لگایا ہے۔ وقت کے ساتھ ذات کی سیاسی ترقی، انہوں نے ذات کے کردار کا تجزیہ کیا اور سیاسی طاقت حاصل کرنے کے لیے اس کا سیاست سے تعلق پارلیمانی نظام جمہوریت، بالغ حق رائے دہانی، جمہوری و کیندر ریکت اور نظامن راج نے سیاست کو نچلے سطح کے لیے، جہاں ذات پات نطاقتی سیاست میں ایک نمایاں تبدیلی بن جاتی ہے۔ منظم کے مطالبات تسیسیت میں پارٹی سسٹم نے ذاتوں کا اتحاد بنایا ہے۔ ذات پات پر مینسن سیاست نے ذات کو فروغ دیا اور سیاست میں ذات کی اہمیت ہے، ذات کے پاس ہے۔ متحرک کرنے کے ساتھ ساتھ سیاسی فائدے مواد کے لیے متحد کرنے والے عنصر رہا ہے۔ فلاح و بہبود، سماجی حیثیت اور ذات کے اتحاد جدید سیاسی نظام آئین کے رویے سے آفاقی ہے اور اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میراث میں ذات پات کے جو میرٹ ہے، اس نے ذات پات کے عنصر کو مد نظر رکھے، لیکن عالمی طور پر زمینی سطح پر ذات پات کے تحت تحفظات نے ایک اہم مقام حاصل کر لیا۔ جمہوری سیاسی عمل ذات پات کی بنیادی جو تھی وہ سیاسی شعور پر
माऊस थी, जात सभा या जात के नजमनू जो अंजुमन इसके थे, और हिंदुस्तान में इनके किरदार के हवाले से सियासत और सियासी मुतहरिक थे, उन्होंने इस पे बात की। रजनी कोठारी ने जात और सियासत के दरमियान ताल्लुक का जायजा लिया। इसने पाया तालीम, हुकूमती सरपरस्ती और फ्रेंचाइज की तौसी के अवामिल हैं, जात पात के निजाम में घुस गई, जिससे मुल्क की जमहूरियत सियासत मुतासिर होती है। दमशाई मौके इंतजामी सरपरस्ती बढ़ाता है, शऊर बदल रहा है, समाजी रवैये नए मौके के पहचान को और बढ़ता हुआ शर और अंगू ने जात पात और सियासी मुतहरिक करने में खींच लगाया है। खतलफ पार्टियां जो मुख्तलिफ पार्टियों से हैं और तहरीके जात पात के मबनी स्टेटस ग्रुप को मुतहरिक करते हैं, अपने सियासी मफाद के लिए मसाइल अक्सर उम्मीदवारों को सियासी मैदान में उतारा जाता है। जमाती अपने जात के शिनाख्त के बुनियाद पर जात एक रेडीमेड निजाम फराहम करते हैं। मुनज़्ज़म पार्टी सियासत के लिए मुतहरिक और हिमायत मुख्तलिफ है। इनके लिए एक मुनज़्ज़म सियासी प्लेटफॉर्म मुहैया करती है। आमकोस मिसाल के तौर पर गुजरात की कश्तरिया, जिसे क्षत्रिय सभा एक मिसाल है, एक फाइल जात फेडरेशन का है। ये जातों या जाड़ियों के जरमेंट पर मुश्तमिल है जो काम करते हैं जात पात के मबनी सियासी बरादरी की तरफ। इस तरह जात पात सियासी का एक अंसर है, अहमियत और इसकी सियासत गहरा ताल्लुक रखती है। जात पात के इम्तियाज को रोकने के इकदाम कौन कौन से चीजें जो सियासत ने अमल में लाई और रियासत ने अमल में लाई, और कौन कौन से इक़्तिदामात किए ताकि जात पात के रवैये को रोके जाए। आजादी के बाद तालीम के फैलाव और समाजी इस्लाह की तहरीक चली। समाजी और इक्तिसादी तौर पर पासमानदा जातों की आजादी में अहम किरदार था, और क्लासेस ये इनके और मुख्तलिफ दीगर कानूनी आइन इक़्तिदामात के जरिए है। जात पात और दीगर अवामिल के बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक ममनू था। हमारे यहाँ आइन की बुनियाद मसावत, आजादी और भाईचारे के जमहूरी इक़्तिदार पर है। ये किसी इम्तियाज की इजाजत नहीं देता है। आईनी मैंडेट को पूरा करने के लिए इस्तिसाल के खात्मे के लिए पार्लियामेंट में कई एक्ट पास किए गए। निचले जातों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक, हुकूमत हिंद ने कानून बनाया है। अछूत को दूर करने के कवानीन इसने बेहतरी के लिए बहुत से सलाहत भी की है। माशरे के कमजोर तबकात की जिंदगी का मयार इनमें से कुछ ये है। बुनियादी इंसानी हुकूक के आईनी जमानत, 1950 में अछूत का खात्मा, दर्जे फरस्त जात और दर्जे फरस्त कबाइल
प्रेयुनिशन ऑफ मजालिम एक्ट 1989 और तालीमी इदारों, रोजगार और रिजर्वेशन के फरहमी, दीगर मौके, समाजी बहबूद और कौमी महकमा का कयाम दर्ज, फहरस्त दातों और कबाइल के बहबूद के लिए कमीशन और अछूत जराइम एक्ट 1955 जैसे शहरी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का नाम दिया गया है। एक्ट 1974 में SC एंड ST एक्ट 1989 जांच करने, रोकने और रोकने के लिए एक अहम इक़दाम है। इनके खिलाफ सरगर्मियों को रोके की ममानियत के लिए एक एक्ट 2013 में भी है। दस्ती सफाई करने वालों के तौर पर मुलाजमत और इनकी बहाली। इस एक्ट का मकसद है दस्ती सफाई के रोजगार, हिफाजती सामान के बाद गटरों और सेप्टिक टैंकों की दस्ती साफी और गैर मुसल्लत मुनज़्ज़ात की तामीर पर पाबंद, लेट्रिन जो साफ करते हैं या सेप्टिक टैंक्स, उन पे एक्ट दस्ती सफाई करने वालों के लिए के बहाली के कोशिश करता है और फरहम करने की कोशिश करता है। इनके लिए मुतबादिल रोजगार का रवैया पेश करता है। हिंदुस्तान के आईन का हिफाजती इम्तियाज के लिए इक़दामात फरहम करता है। मसावत पर मबनी माशरे के तश्कील के अमल को आसान बनाने के लिए मुख्तलिफ मज़ामीन, दाइन दर्जफरस्त ज़ातों और दर्जफरस्त कबाइल को तरजीह सलूक फराहम करता है। इस तरह से रिजर्वेशन इनको अकायद, इक़दार, सियासत, खिदमात में हिस्सा देने की हुकूमत अमली थी। रोजगार और समाजी इक़्तिसादात तौर पर इनके लिए तरक्की के मामले पेश किए। 1950 में जो 1950 में आईन ने इनके लिए कुछ रखा। वो इस तरह से था कि SC के लिए 5% रिजर्वेशन फराहम की गई, ST के लिए 12% रिजर्वेशन, और 1970 में 7.5 कर दी गई, ST 15 फराहम की गई। मुलाजमतों, तालीमी इदारों में दाखिला और मरकजी और रियासती कानून साजी असेंबलियों में इसके मुताबिक तमाम रियासती हुकूमतों ने फराहम करने के लिए कवानीन बनाए। रियासत में खिदमत और दीगर शोबों में SC और ST के लिए रिजर्वेशन बनाई गई। हम दीगर के लिए खुसूसी OBC पसमानदा तबकात आईन में बनाया गया है। हिंदुस्तान की असला OBC जिसमें इनके लिए इस्तेमाल होता है, आईन का आर्टिकल 15(4) इन्हें शहरों की समाजी और तालीमी तौर पर पासमानदा तबकात के तौर पर हवाला देते हैं। मजमून 340 इन्हें समाजी और तालीमी तौर पर पासमानदा तबकात के तौर पर हवाला देता है। आर्टिकल 16(4) इन्हें सिर्फ शहरियों का पासमानदा तबका कहा जाता है। आर्टिकल 46 इनके हवाला देता है लोगों के तालीमी और माशी तौर पर कमजोर तबकात। ये कई है। तरक्की के लिए हमारे आईन के मुख्तलिफ आर्टिकल्स में दी गई तदबीरें पसंद
पासमानदा तबकात या और भी कई किस्म के तबकात हैं। ताहम रिजर्वेशन का मसला ज्यादा पेचीदा है, खासतौर पर पूरे हिंदुस्तान में। मेन सतह जमीनी हकीकत ने जाहिर किया है कि बहुत से इकदामात मौसर नहीं है। गरीबों और महरूमों की हालत को बेहतर बनाया जाना चाहिए। इसके मयार का मिसाल रिजर्वेशन लिहाजा बार बार उठाया जाता है। इसकी जरूरत है वक्तन फवक्तन तशखीस और पॉलिसी के तश्कील। हतमी तजिए में हम देखते हैं इसके जात पात का रिवायती इफाल को भी खोया है। माशरे में रोनमा होने वाली तब्दीलियों की वजह से उसूल और ढांचे जात एक भी मौजूद है। ये बदलते हुए माहौल के मुताबिक नया अवतार हासिल कर रहा है। हालात और जहन साजी जात खुद को तब्दील कर रही है, लेकिन अब भी बरकरार है। खासतौर पर दही इलाकों में, शहरी इलाकों में जात पात दिलचस्पी से पेचीदा नेटवर्क्स के शामिल में बरकरार है और क्लास ग्रुप। ताहम जात पात हिंदुस्तानी माशरे की एक मुतहरिक हकीकत है। बहुत से तब्दीलियां हुई और फिर भी तस्लीम के अनसर मौजूद नहीं है। जात पात शिनाख्ती ग्रुप के तौर पर निजाम हिंदुस्तान समाज के एक मुनफरद समाजी इदारे के तौर पर मौजूद है, क्योंकि जो आजादी के बाद तालीम के फैलाव और समाजी इस्लाह की तहरीकें चली, समाजी और इक्तिसादी तौर पर पासमानदा जातों की आज़ादी में अहम किरदार और क्लासेस ये इनके और मुख्तलिफ दीगर कवानीन आइन इक़दामात के जरिए आए। जात पात अवामिल के बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक मसनू था। हमारे यहाँ आइन के बुनियाद मसावत, आजादी और भाईचारे के जमहूरी इक़दामात पर है। इम्तियाज की इजाजत नहीं देता है। हमारा आइन मैंडेट को पूरा करने के लिए इस्तिसाल के खात्मे के लिए पार्लियामेंट में कई एक्ट पास किए गए। निचले जातों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक हुकूमत हिंद ने कानून बनाया। अछूत को दूर करने के कवानीन इसने बेहतरी के लिए बहुत से इस्लाहात भी की है। माशरे के कमजोर तबकात की जिंदगी का मयार इनमें से कुछ ये है। बुनियादी इंसानी हुकूक के आईनी जमानत 1950 में अछूत का खात्मा, दर्जे फरस्त जात और दर्जे फरस्त कबाइल रिजर्वेशन एक्ट 1989 और तालीमी इदारों का रोजगार और में रिजर्वेशन की फरहमी दीगर मौके हैं। समाजी बहबूद और कौमी महकमा का कयामत दर्ज फहरिस्त जातों और कबाइल के बहबूद के लिए कमीशन और जराइम एक्ट 1955 जैसे शहरी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का नाम दिया गया है। SC&ST एक्ट 1989 जांच करने और रोकने और रुकाने के लिए एक अहम इक़दामात है। इनके खिलाफ सरगर्मियों को रोके के ममानियत के लिए एक एक्ट 2013 भी है। दस्ते सफाई करने वालों के तौर पर मुलाजमत और इनके बहाल इस एक्ट का मकसद है दस्ती सफाई के रोजगार, हिफाजती सामान के बगैर
गटरों और सेप्टिक टैंकों के दस्ती सफाई और गैर मुसल्लत ज़ात के तामीर पर पाबंदियां बन रही थी। मजामत की तामीर पर पाबंदी जो एक्ट बना था करने वाले लोगों को बहाल की कोशिश करता है और फराहम करने की कोशिश करता है। इनके लिए मुतबादिल रोजगार, हिंदुस्तान के आइन, हिफाजती इम्तियाज के लिए इकदाम फराहम करता है, मसावत पर मबनी माशरे के तश्कील के अमल को आसान बना के लिए मुख्तलिफ मज़ामीन लाता है, दाइन दर्ज फर्ज ज़ातों और दर्ज फरस्त कबाइल को तरजीह सलूक फराहम करता है। इस तरह रिजर्वेशन इनके इक़दार सियासत खदमात में हिस्सा देने की हुकूमती अमल थी। रोजगार और समाजी और इक्तिसादी तौर पर इनके लिए मुख्तलिफ किस्म की रिजर्वेशन रखी गई थी। तालीमी इदारों में दाखिल और मरकजी और रियासती कवानीन साजी असम्बली इसके मुताबिक तमाम रियासती हुकूमतों ने फराहम करने के लिए कवानीन बनाए हैं। रियासत में खिदमात और दीगर शोबों में एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन, दीगर के लिए खुसूसी ओबीसी पासमानदा तबकात आइन में बनाया गया है। हिंदुस्तान के इस्तिलाह ओबीसी जिसमें इनके लिए इस्तेमाल होती है, आइन का आर्टिकल 15(1) इन्हें शहरियों के समाजी और तालीमी तौर पर पासमानदा तबकात के तौर पर हवाला देती है। मजमून 340 इन्हें समाजी और तालीमी तौर पर पासमानदा तबकात के तौर पर हवाला देता है। आर्टिकल 16(4) इन्हें सिर्फ शहरियों का पासमानदा तबका कहा जाता है। आर्टिकल 46 इनके हवाले देता है लोगों के तालीमी और माशी तौर पर कमजोर तबकात हैं। ये कई हैं। तरक्की के लिए हमारे आइन के मुख्तलिफ आर्टिकल्स में दी गई दफातर दीगर पासमानदा तबकात या ओबीसी के ताहम रिजर्वेशन का मसला ज्यादा पेचीदा है। खासतौर पर पूरे हिंदुस्तान में सदा जमीनी हकीकत ने जाहिर किया है कि बहुत से इकदामात मुअस्सर नहीं है। गरीबों और महरूमों की हालत को बेहतर बनाने के लिए के मयार को मुसलसल देखा जाता है, लिहाजा बार बार उठाया जाता है। इसकी जरूरत है कि वक्तन फवक्तन तशखीस और पॉलिसी के तश्कील दी जाए। हतमी तज्जिए में देखते हैं कि जात पात रिवायती अफाल खो रही है। माशरे में रूनुमा होने वाली तब्दीलियों की वजह से उसूल और ढांचे जात अब भी मौजूद हैं। ये बदले हुए माहौल के मुताबिक नया अवतार हासिल कर रहा है। हालात और जहन साजी जात खुद को तब्दील कर रहा है, लेकिन अब भी बरकरार है, खासतौर पर देही इलाकों में। शहरी इलाकों में जात पात दिलचस्पी के पेचीदा नेटवर्क से शामिल हो रहा है और क्लास ग्रुप्स ताहम जात पात हिंदुस्तानी माशरे के एक मुतहरिक हकीकत है। बहुत सी तब्दीलियां हुई और फिर भी तसलसल के अनासर मौजूद हैं। जात पात शिनाख्ती ग्रुप के तौर पर निज़ाम हिंदुस्तान समाज के एक मुफरद समाजी इदारे के तौर पर मजबूत है। हम जात को एक हिस्सा की तरह देखते हैं, चाहे वो समाज में है, चाहे वो सियासत में है, चाहे वो सकाफत में है, क्योंकि हमारे समाज में ये इस तरफ से घुस गई है कि हम इसको दूर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे समाज का एक अहम हिस्सा है। क्योंकि अब हमारे आजाद होने के बाद जो हमारा आइन है उसमें अनटचेबिलिटी का प्रोविजन है। जो भी इंसान अनटचेबिलिटी को प्रमोट करे उसे सख्त सजा दी जाती है।
और उस सख्त सजा के साथ, ताकि दूसरे हैरत अंगेज सबक सीखे और दूसरे लोग इस तरह का अमल अपने आप में ना लाए। ये चीज बहुत जरूरी है और इस चीज को करना भी बहुत जरूरी है, ताकि ये जो जात पात का सिलसिला जो हमारे समाज में बढ़ रहा है, ये एक नौसर की तरफ हो रहा है। और खाली रियासत को ही ये काम नहीं है कि ताकि वो लोगों को बताए कि जात पात गलत है, लेकिन लोगों पे भी कुछ फर्ज आयद है कि वो माहौल देखे और वो जात पात के बारे में जो पढ़ते हैं और जो इसके नुकसानात हैं, जो एक दूसरे को अलग कर देते हैं, उस पे गौर करें। और उस पे गौर करने के बाद संजीदा से इस चीज पे भी ध्यान दें कि जात पात का मसला कब तारीख में आया और किस तरह से तारीख में आया और वजूहात क्या थी। लेकिन बदलते हुए वक्त और बदलते हुए मामलात ने इस जात पात के सिलसिले को मुख्तलिफ कर दिया, और मुख्तलिफ करने के बाद इसने एक इंसान की शिनाख्त ही तब्दील की, और जब शिनाख्त तब्दील हुई तो इंसान बेबस हो गया, और बेबस होने के बाद और बहुत सारी दुश्वारियां इसको पेश आई। और हम इसी के साथ इख्तिताम करते हैं कि ये जो जात पात का मामला है, इंसान इसको रोके, चाहे सियासत, समाजियात और कहीं भी हो। नमस्ते, आपका शुक्रिया।